हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत एवरीवन। आइए चलिए, तो आज है 16 अक्टूबर और देखते हैं आज के बढ़िया से करंट अफेयर्स क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजों को देखेंगे अपने इस सेशन में। शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज एसएससी लैब, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे बहुत ही आसान से कंटेंट के लिए। आइए, अच्छा हाँ, ध्यान रखना सभी आरआरबी वालों, आप लोगों की क्लासेस जो है वो कल से यानी 17 से आपका जो नया बैच है जंक्शन बॉक्स, ये शुरुआत हो जाएगी इसकी। तो सभी जन उसके पहले पहले करिएगा और ये जो प्राइसिंग है ये भी तभी तक वैलिड रहेगी। ऑलराइट, आइए। अच्छा, और ये है आपकी बुक जो मार्केट में आ चुकी है। आप इसको लैब की ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स की बुक है। जिन भी लर्नर्स को हाथ में करंट अफेयर्स लेकर के याद करने का एक हो कि मतलब पूरी बुक सामने रखी रहती है, इसमें जनवरी से लेके सितंबर तक सारी न्यूज है इसमें। तो जैन टू सितंबर ये आपका पूरा कवर कर देगी ये आपका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा, प्रश्न आता है अभी कौन सी कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर बन गई है रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजीज की, रशिया को जो सप्लाई करती है, वो कौन सी कंट्री है। देखिए, कौन सी कंट्री रिस्ट्रिक्टेड सेकेंड लार्जेस्ट बन गई है, आंसर आएगा इसमें इंडिया। कहानी क्या है इसकी, पहले ये समझते हैं। रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो संवेदनशील होती है, जो कि आम लोगों के हाथों में नहीं लगनी चाहिए। ये आमतौर पर डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं। जैसे डिफेंस में जो कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते हैं डिफेंस का कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण होता है। आर्मी की पोजीशन क्या है, किस जगह पर है, क्या स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स उन्होंने ले रखे हैं इस समय, किस जगह वो लोग बैठे हुए हैं, कहां हाइड आउट है, इन सबको एकदम डिस्क्रीट रखना कितना जरूरी होता है। तो इसके लिए भारत जो है ये टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है रशिया को, और ये अभी सेकेंड लार्जेस्ट बन चुका है रशिया को ये टेक्नोलॉजी सप्लाई करने में। सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना और दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। पिछले महीने तक की हम $60 मिलियन की टेक्नोलॉजी सप्लाई करते थे। ये 1.5 गुना बढ़ गई है। आज के टाइम पर हम $95 मिलियन की ये टेक्नोलॉजी इनको सप्लाई कर रहे हैं। यानी 1.5 गुना हमने कुछ ही महीनों में हमने 1.5 गुना हमने बढ़ा लिया अपनी इस टेक्नोलॉजी को। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देख रहे हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करते हैं। इसकी सेक्रेटेरिएट कहां होगी। देखिए, तो कहानी क्या आती है, सितंबर 2022 की बात है। भारत के पास में जब G20 की बागडोर थी, 2022 में भारत G20 की बागडोर संभाल रहा था, 2023 में संभाल रहा था। राइट, हाँ, भारत जो है वो G20 की बागडोर 2023 में संभाल रहा था। तो अब उसमें क्या हुआ, 22 के एंड में आई थी, 22 के दिसंबर में मिल गई थी भारत को बागडोर। तो 22 के एंड से लेकर के 23 के अक्टूबर तक की भारत के हाथ में ये G20 की बागडोर रही है। तो अब इसमें क्या हुआ, भारत ने प्रपोज किया कि भाई चलिए ऐसा करते हैं, हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाते हैं। माने आपको याद होगा जैसे 2015 में भारत ने प्रपोज किया था, 2015 में भारत ने प्रपोज किया था फ्रांस के साथ में कि चलिए हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाते हैं। तो इसके भी हेडक्वार्टर गुड़गांव में लाए गए थे इंडिया में। इसी प्रकार से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का मतलब क्या है कि हम फॉसिल फ्यूल की जगह हम बायोफ्यूल पे शिफ्ट हो, माने ऐसे फ्यूल बनाए जो कि नेचुरल तरीके से हम फ्यूल बना पाए। जैसे कुछ सीड आते हैं, जैसे जेट्रोफा का एक फल होता है, जेट्रोफा का फल से डीजल निकलता है। इसी प्रकार से जो गन्ना होता है, गन्ने का अगर आप फर्मेंटेशन करेंगे तो गन्ने के फर्मेंटेशन से इथेनॉल निकलती है। और ये गन्ना जो पूरा वेस्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं, जब उसमें से शुगर निकाल ली जाती है उसके बाद जो सूखा गन्ना बचता है उससे इथेनॉल बनाया जा सकता है। यह इथेनॉल इतना कारगर होता है कि जब आप इथेनॉल को पेट्रोल में मिला देते हैं, आमतौर पर जो पेट्रोल, अगर आप 100 ml पेट्रोल आप बर्न करते हो एनर्जी लेने के लिए, तो मुश्किल से 80-85 ml ही बर्न होता है। हर 100 ml में 15 से 20 ml पेट्रोल वेस्ट हो जाता है जो बर्न नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप इसमें 20 ml इथेनॉल मिला दो, तो 100 ml में 20 ml इथेनॉल बना दो, तो पूरा का पूरा पेट्रोल जो है वो बर्न हो जाता है। माने आपकी एफिशिएंसी इंजन की काफी हद तक बढ़ जाती है। ये सब क्या है, ये सब बायोफ्यूल है। तो ये बायोफ्यूल ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए सरकार ने प्रपोज किया था कि हम एक बायोफ्यूल का अलायंस बना लें, कि आपकी रिसर्च, हमारी रिसर्च, हम सब लोग आपस में रिसर्च साझा करें। इसी को बोलते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। और इसके भी हेडक्वार्टर, माने इसकी भी सेक्रेटेरिएट अब भारत में स्थापित करी जाएगी। कहां स्थापित करी जाएगी ये अभी नहीं पता है, ये बस बोला गया है, ये सबने बोल दिया कि ठीक है हम राजी हैं, सारे मेंबर्स कह रहे हैं कि हम भारत में स्थापित करेंगे। अच्छा, इसमें अब कितने मेंबर हैं, इसमें 8 मेंबर से शुरुआत हुई थी, आज की डेट में 27 देश इसके मेंबर हैं। ठीक है, आइए फिर देखते हैं कितने
कितने साल प्रेसिडेंट्स रूल, कितने साल बाद प्रेसिडेंट्स रूल जम्मू कश्मीर में लिफ्ट हो रहा है? तो देखो, जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया था कब? जब पीडीपी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी, माने बीजेपी प्लस पीडीपी का रूल हुआ करता था। लेकिन सन 2018 में बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया था पीडीपी से, बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया पीडीपी से, और तब क्या हुआ? प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया था 2018 में। तो 6 साल बाद इस प्रेसिडेंट्स रूल को हटाया जा रहा है यहां से। ठीक, सबसे ज्यादा आज तक प्रेसिडेंट्स रूल कहां लगा है? वो भी जम्मू कश्मीर में ही लगा है। 6 साल 247 दिन का प्रेसिडेंट्स रूल लगा है आज तक का मैक्सिमम जम्मू कश्मीर में। फिर कौन सी पीएसयू कंपनी को महारत्न स्टेटस दिया गया? देखिए अभी क्या हुआ, एक नई कंपनी, आप कहेंगे ये तो न्यूज हो चुकी है। नहीं, कुछ दिन पहले आपने भी ऐसी ही न्यूज पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। तो वो 13वीं महारत्न कंपनी बनी थी, लेकिन अब एक और 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एचएएल जो है वो 14th महारत्न कंपनी बन गई है। तो अब कुल मिला के कितनी कंपनियां हो गई हैं महारत्न? हमारे पास 14 कंपनियां हो गई हैं। सबसे पहली महारत्न कंपनी कौन सी थी? एक सवाल आपसे आ रहा है और इसी में लिखा हुआ है, होमवर्क देता हूं ये आपको। सबसे पहली महारत्न कंपनी कौन सी थी? आपको ये बताना है कि फर्स्ट महारत्न कंपनी कौन सी थी। एक और सवाल आपको करना है कि बताइएगा कितनी महारत्न कंपनियां हैं इस समय? ये मैं खुद ही बता देता हूं, 14 हैं। और कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं, और कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? ये 3 का डेटा आपको ऑफलाइन कमेंट करना है, और सबको करना है ये। और ये प्रेफर करिएगा, इस डेटा को सरकारी वेबसाइट से देखिएगा, किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से नहीं, सरकारी वेबसाइट से देखिएगा कि इसका डेटा क्या है, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न का डेटा क्या है। ठीक, आइए, कौन पहला इंडियन बन गया है जो माउंट शीशा पांगमा पे चढ़ रहा है? देखिए यहां पर क्या है, अभी आप कहेंगे सर ये भी न्यूज हम पहले पढ़ चुके हैं। नहीं साहब, आपने कुछ दिन पहले एक शेरपा रिंजे की आपने न्यूज पढ़ी थी। वो शेरपा नेपाल के थे जिन्होंने 14 पीक्स, 8000 मीटर से ऊंची वाली जो 14 पीक से इनको चढ़ लिया था 18 साल की उम्र में ही। याद आया? वो नेपाल का रहने वाला व्यक्ति था, 18 साल में उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये भारत के हैं, इनका नाम है वाजपेयी साहब, ये है अर्जुन वाजपेयी। तो ये माउंट शीशा पांगमा, ये 8000 मीटर से ऊंची चोटियों का ये भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, और 8 चोटियों पे अभी तक, ये इनकी 8वीं चोटी थी माउंट शीशा पांगमा, इस पे भी चढ़ चुके हैं। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये 2010 में माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुके हैं, माउंट कंचनजंगा पे भी चढ़ चुके हैं, सब पे चढ़ चुके हैं। मेजर मोटा मोटा मनासलू हो गया, अन्नपूर्णा देवी हो गया, सारी पीक्स के ऊपर ये चढ़ चुके हैं। ठीक, तो इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। क्या है ये? पहले इंडियन बने जो माउंट शीशा पांगमा पे इन्होंने चढ़ाई करी है। फिर देखिएगा कौन सा डुओ है जो फर्स्ट विमेन्स डबल मेडल जीता है। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप चल रही है अभी, कहां चल रही है ये बताइएगा, दिमाग में रिकॉल करिए, कहां आ रही है? ये कजाकिस्तान में आस्ताना में चल रही है। तो यहां पर बैनर्जी या मुखर्जी, यहां पर मुखर्जी ने हिस्ट्री रच दी। इस कैटेगरी में पहली बार भारत ने मेडल जीता है, और आहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो ऑल इंडिया विमेन्स टीम है, विमेन्स डबल्स में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। पिछले 50-70 साल में किसी ने इस कंपटीशन में मेडल नहीं जीता। और भी हमने हराया किसको है? हमने हराया है साउथ कोरिया को, जिसने ओलंपिक्स में जिसने ब्रॉन्ज मेडल जिस टीम ने जीता, हमने उसको हराया है। आयका मुखर्जी ने तो जो इनकी रैंक 92 है, और इन्होंने जिनको हराया है उनकी रैंक 8th थी, ऑल ओवर वर्ल्ड रैंक 8 थी, और इनकी रैंक 92 थी। चलिए, फिर कौन सी कंट्री आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में होस्ट करेगा? आप कहेंगे ये तो न्यूज हमने पहले भी पढ़ी है। नहीं, फिर से गलत। देखो, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो आपने पढ़ा था, जिसमें पार्थ माने, दिव्यांशी, खुशी, इन सब ने गोल्ड मेडल जीता था, ये 2024 का वर्ल्ड कप था, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप, यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का वर्ल्ड कप। ये 2024 का था, जो कि कहां हो रहा था? जो कि पेरू में हो रहा था, पेरू की कैपिटल लीमा में हो रहा था। लेकिन अगले साल का जो आईएसएसएफ चैंपियनशिप है ना, ये भारत में हो रही है। दैट इज हैपनिंग इन इंडिया। इसके लिए अनाउंस कर दिया गया है कि ये भारत में होगी। फिर देखिएगा बर्थ डेट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या है, कब है? तो 15 अक्टूबर ये बर्थ एनिवर्सरी है। जी हां, 1931 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब 1931 में 15 अक्टूबर 1931 को एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। और उसके बाद से इन्होंने उन्होंने बहुत सारी चीजें करी। ये हमारे मिसाइल मैन भी कहते हैं इनको। इन्होंने अग्नि पृथ्वी नाम की मिसाइल इन्होंने डेवलप करवाई। भारत में इनको 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया।
ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1997 में हम यहाँ पर इनको भारत रत्न से नवाजा गया, और 1998 में जो पोखरण, इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था, पोखरण का टेस्ट, वो भी इन्हीं के निर्देशन में किया गया। तो इंडिया का जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था, जिसके बाद यूएस ने बैन लगा दिया था हमारे ऊपर, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने बैन लगा दिया था, वो पोखरण टेस्ट भी इन्हीं के निर्देशन में किया गया था, इन्हीं के दिशा निर्देश में किया गया था। इसके बाद में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए कि एक वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। आपने वर्ल्ड टीचर्स डे तो देखा 5 अक्टूबर को होता है, लेकिन पता है आपको वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी होता है, जो यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में इन्हीं के जन्मदिन पे मनाना शुरू करा, और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी 15 अक्टूबर को होता है। तो इनका जन्मदिन कब हो जाएगा? 15 अक्टूबर। ये 2015 में 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया, और इनकी एक ही इच्छा थी कि मैं एक्टिव लाइफ में, मैं चलते चलते मेरा निधन हो, बिस्तर ना लगे, और यही हुआ। इनका चलते चलते ही ये भाषण दे रहे थे IIM शिलोंग में, और वहीं पर इनका निधन हुआ। ठीक है, आइए, इनमें से कौन से इंडियन प्रेसिडेंट को मिसाइल मैन भी बोलते थे? वी नो द आंसर। इनमें से किसको मिसाइल मैन कहेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन भी कहते थे। फिर किसने रिसेंटली इंडिया का हाई कमीशन सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीज में अपॉइंट किया गया है? देखिए, ये आ जाएंगे हमारे पास सुभाष प्रसाद गुप्ता। देखो, ये नए हाई कमीशन माने एम्बेसडर अपॉइंट करे गए हैं सेंट विंसेंट में। हाई कमिश्नर क्यों बोल रहे हैं, एम्बेसडर क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, अंग्रेजों ने ना, ब्रिटिशर्स ने तकरीबन 54 कंट्रीज, 54 ऐसी कंट्रीज हैं जिसपे अंग्रेजों ने शासन किया था। जैसे भारत पे किया था, पाकिस्तान पे किया था, तो इसी प्रकार से 54 कंट्रीज हैं। कोई भी ऐसी कंट्री जिसपे अंग्रेजों ने शासन किया होता है, तो एक कन्वेंशन ये है कि हम जब अपना एम्बेसडर वहां भेजते हैं, तो हम एम्बेसडर ना बोल करके हम उनको हाई कमिश्नर बोलते हैं। तो क्योंकि सेंट विंसेंट को भी यहां पर भी अंग्रेजों ने शासन किया हुआ था, इसीलिए हमने इसको भी क्या किया हुआ है, यहां पर हम इंडिया का हाई कमिश्नर बोल रहे हैं। ठीक है, सुभाष प्रसाद गुप्ता इज द आंसर। अच्छा, आप लोग सुनिएगा, आप लोग ये अगर आपने ना, हमने देखिए हम हर बार सैटरडे या संडे में हम आपको वीकली रिवीजन कराएंगे, वो लाइव रहेगा। तो अगर आपने वो क्लास करी होगी ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। वीक में आप इसको ऐसे पढ़ते हैं और संडे को पूरा लाइव करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट, इनमें से सबको 90% से ज्यादा चीजें याद थी एकदम। तो ये एक बहुत अच्छा डेटा होता है ये एक। और तो आप एक बार, मैं समझ रहा हूं आपको अभी आपके अंदर वो इनर्शिया रहेगा कि वो पुरानी वाली चीज को ना छोड़ पाने का, तो मैं समझ रहा हूं आपकी नाराजगी भी पूरी तरीके से दर्ज है, पूरा हमने देखी भी है, हमें सब पता है। लेकिन आप थोड़े टाइम के लिए, 15-20 दिन के लिए ना, अपनी उस चीज को हटा करके एक बार इसको करने की कोशिश करिए। रेगुलर जो हम रिवीजन सेशन लें, लाइव जो करंट अफेयर्स का रिवीजन कराएं, उसको अटेंड करिए। आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार बहुत अच्छे से याद हो रहा है। आपको अभी लग रहा है कि शायद याद नहीं हो रहा है, क्योंकि आप वो लाइव इवेंट मिस कर रहे हैं। आपको नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों ने भी लिया था, सबका ये था, 90% से ज्यादा डेटा उनको मुंह जबानी याद था, और बहुत अच्छा लगा था। हम लोगों ने तकरीबन वीकली में हम लोगों ने 50-60 न्यूज हम लोगों ने रिवाइज कर डाली थी, हम लोग जो नॉर्मली 20-25 करा करते थे हम लोग। आइए फिर देखते हैं। अच्छा, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द फर्स्ट इंडियन टू द समिट माउंट एवरेस्ट? कौन है पहले इंडियन जिनको माउंट एवरेस्ट पे, ये एक सवाल, इंडियन की बात हो रही है, ये एक सवाल हमने आपके लिए छोड़ा है। ये एक छोटा सा होमवर्क आ रहा है। देखो दोस्त, अभी क्या है ना, करंट अफेयर एक्चुअल में थोड़ा सा डीप आ रहा है इस समय। तो डीप में ना हमें ज्यादा न्यूज कवर करनी होंगी। अगर वैसे करेंगे तो फिर मैं कह रहा हूं हमें 1.5 घंटा लगेगा दिन में, अगर हम उतना डिटेल पे करेंगे हम, जिसकी आवश्यकता नहीं है। अब क्या हो रहा है, करंट का कवरेज बढ़ा रहा है, डेप्थ कम होकर कवरेज बढ़ा रहा है। तो कवरेज बढ़ा रहा है, तो हम लोगों को कवरेज बढ़ानी पड़ेगी इस अनुसार में। ठीक, आइए, विच ग्रेविटेशन, HAL को अभी महारत्न जो महारत्न स्टेटस मिला है, तो वो किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने HAL को ये महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया है? तो ये कौन सी कंपनी, कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसको महारत्न का स्टेटस देगी? देखिए, पहली चीज तो क्या है यार, ये एक PSU है, राइट? अगर ये एक PSU है, PSU का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और इनफैक्ट कोई भी कंपनी अगर PSU बनेगी ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होगी, तभी उसको महारत्न का स्टेटस दिया जाएगा। राज्य सरकार की किसी भी उस पे PSU का दर्जा नहीं दिया जाता है। ठीक, राज्य सरकार के अगर आप हैं तो आपको PSU का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि किसने ऐसा किया था? तो ये आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। PSU है ना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो यही होता है जो महारत्न का दर्जा देता है। कौन सी मिसाइल सक्सेसफुली APJ अब्दुल कलाम साहब ने टेस्ट फायर करी थी? तो ये आ जाएगा अग्नि, और साथ ही पृथ्वी भी। पृथ्वी शॉर्ट रेंज की होती है, 350 किलोमीटर से कम या 500 किलोमीटर से कम वाले को पृथ्वी बोलते हैं, उससे ज्यादा वाले को अग्नि बोलते हैं। ठीक,
फिर इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है जिसने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कौन रिकॉग्नाइज करता है? वो कौन सी बॉडी है जो कहती है कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे होगा? एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जन्म दिवस पे दिन यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है। पहला इंडियन माउंटेनियर कौन बन गया है जो 8000 मीटर की ऊंची चोटी पर गया हुआ है? ये आ गए हैं, 8 चोटियों पे गया हुआ है, ये आ गए हैं अर्जुन वाजपेयी। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, जरूर एग्जाम में आएगा ये। थीम क्या थी इस बार वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की? एम्पावरिंग स्टूडेंट्स, राइट? तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी द एजेंट्स ऑफ चेंज। फिर हम देख रहे हैं पहला प्रेसिडेंट्स रूल भारत में कब इंपोज करा गया है? तो ये सबसे पहले करा गया था जम्मू कश्मीर में, पहला प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज करा गया था और ये 1951 में किया गया था। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर कह रहा हूं, सॉरी, पंजाब में किया गया था सबसे पहला जो प्रेसिडेंट्स रूल है, सबसे पहला करा गया था पंजाब में। और कहां, किस चीज के लिए किया गया था? ये करा गया था 1951 में किया गया था। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल आ जाता है यहां पर आर्टिकल 356, 356। 352 होता है नेशनल इमरजेंसी। किसने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था? तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये मोदी जी ने लॉन्च किया था। G20 की समिट जब हम होस्ट कर रहे थे तब हमने किया था ये। फिर माउंट शिशाबांगमा किसको बिलोंग करता है? देखो, वैसे तो तिब्बत को बिलोंग करता है, जहां पर अभी अर्जुन वाजपेयी चढ़े हैं, जहां 25 पर्वतारोही दे हैव डाइड। 25 पर्वतारोही अभी तक मर चुके हैं उस पे चढ़ने में, लेकिन ही हैज सक्सेसफुली कॉन्कर्ड इट। लेकिन क्योंकि चाइना कहता है कि तिब्बत हमारा ही है, तो इसलिए चाइना हमें बोलना पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट ऑफ ISSF 2025 में किसको बनाया गया? दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि ISSF का वर्ल्ड कप जो है ये अगले साल भारत में होने वाला है, इसलिए ये सवाल आपके पास में आया है। ठीक है, चलिए तो बता देते हैं, आपको होमवर्क ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो लुसियानो रॉसी, इनको प्रेसिडेंट बोला गया है ISSF का। और क्योंकि अगले साल ISSF की जो चैंपियनशिप है वो भारत में होनी है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है गाइस, चलो अच्छा बाय करते हैं। ध्यान रखिएगा, कल से इस जंक्शन बॉक्स की भी क्लासेस, RRB NTPC का जो बैच है नया वाला, इसी क्लासेस शुरू हो जाएंगी कल से। ठीक, और जिन भी बच्चों को बुक चाहिए होगी करंट अफेयर्स की, वो लैब की ऐप पे इसकी बुक लॉन्च है, वो वहां से ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।